ज़्यादातर जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें ये शिक्षित करते हैं। और स्लम में जाकर जो हमारे स्लम के बच्चे जो कूड़ा बीनते हों या गलत जो भी कुछ संगति में होते हैं उनको जमा करते हैं, और सप्ताह में 3 या 4 दिन 3 घंटे की उनकी कक्षाएं चलती हैं। बिहार की शिक्षा को आप किस प्रकार से देखते हैं? जब तक शैक्षिक बोर्ड नहीं बनाए जाएंगे स्वतंत्र रूप से, शिक्षा का सुधार बिहार के कहीं संभव नहीं। अब जो शिक्षण संस्थान खुले हैं तो उन बच्चों को कैसे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए? कोई एग्जाम्स होने वाले हैं तो हमने कहा क्या हो जाएगा, उसमें 2-4 नंबर कम भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बच्चों की जो गांठ बंधी है वो खोलने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कहते हैं देश में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो देश को आगे ले जाएंगे। और शिक्षण संस्थान के जाने माने डायरेक्टर वाई.के. सुदर्शन जी, जो कि कई सारे शिक्षण संस्थान को खोले थे, कई सारे विद्यालय को खोले थे और बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, आज उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, यानी अरुणोदय हमारे साथ मौजूद है, जो कि पटना के जाने माने स्कूल कृष्णा निकेतन और पटना सेंट्रल स्कूल और कई और जिलों में भी इनके शिक्षण संस्थान चलते हैं, विद्यालय चलते हैं। और इनका जो एक मोटिव है, हमें भी पढ़ाओ करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें ये शिक्षित करते हैं। तो इनका सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। और कैसे आप स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाते हैं? जो आपका ये इंस्टीट्यूट है हमें भी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत कैसे आपने की? ये करीब 18-19 साल पहले की बात है कि जो पटना में कई स्लम एरियाज़ हैं, तो जिन जो संभ्रांत घरों के बच्चे जो घर संपन्न हैं, समृद्ध हैं, वहाँ के बच्चे तो हमारे विद्यालय में पढ़ लेते हैं। लेकिन जिस समाज ने आपको इतना कुछ दिया तो एक जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को कुछ वापस कर सकें। तो स्लम में जाकर, और स्लम के बच्चों को विद्यालय में लाना संभव नहीं हो पा रहा था, बच्चे उनके जो पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, तो हम स्लम में चले गए। तो हमारे विद्यालय के शिक्षक और एक स्थानीय स्तर पर एक व्यक्ति का हम चयन करते हैं, और स्लम में जाकर जो हमारे स्लम के बच्चे जो कूड़ा बीनते हों या गलत जो भी कुछ संगति में होते हैं उनको जमा करते हैं, और सप्ताह में 3 या 4 दिन 3 घंटे की उनकी कक्षाएं चलती हैं, तो एक बेहतर होता है। और एक आरंभिक ज्ञान जो होता है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके जो बेसिक बातें हम उनको सिखाने की हम कोशिश करते हैं उनको। अच्छा, स्लम एरिया के बच्चों का पढ़ाते हैं तो टीचर्स क्या वहाँ जाके उन्हें पढ़ाते हैं या उन्हें कहीं बुलाया जाता है वहाँ पे? निश्चित रूप से उनको विद्यालय में लाना संभव नहीं हो पाता, वो अलाउ नहीं करते पेरेंट्स उनके। तो हमारे कई विद्यालय चलते हैं बिहार में या अन्य राज्यों में भी, तो हमने जो भी शिक्षक हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं उनसे हमारा एक अनुबंध होता है कि इस विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ आपको सप्ताह में 1 या 2 दिन आपको स्लम में जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो वो हमें एक सहूलियत होती है, और जो हमारे शिक्षक हैं विद्यालय के वो बारी बारी से क्रम से स्लम में जाते हैं और बच्चों को पढ़ा के वहीं से आते हैं। अच्छा, बिहार की शिक्षा पे हम बात करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय से शिक्षण संस्थान से जुड़े रहे हैं, आपके विद्यालय हैं, आपने कई सारे योजनाएं चलाई, कई सारी मुहिम चलाई हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो बिहार की शिक्षा को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये बिहार एक उर्वर भूमि है। अब शिक्षा की, जैसे मैं कई राज्यों के कॉन्क्लेव में या सेमिनार में जाता रहता हूँ, तो बार बार ये कहा था कि बिहार की जो व्यवस्था शिक्षा की बदहाल है या पता नहीं जो भी कुछ होती, तो वहाँ एक बड़ा मेरा विरोध सा होता है। मैं बिहार की देखो, शिक्षा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ हमें राज्य की बात नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार रक्षा मंत्रालय अगर है तो वो किसी राज्य का नहीं हो सकता, वो देश का, राष्ट्र का होता है। उसी प्रकार करीब आज से कई एक सालों से हम लिखते भी आ रहे हैं कि शिक्षा को एक स्वायत्त रूप में लेने की आवश्यकता है। जब तक शैक्षिक बोर्ड नहीं बनाए जाएंगे स्वतंत्र रूप से, शिक्षा का सुधार बिहार के कहीं संभव नहीं है। आज भी होता है कि सरकारें बदली, जो शिक्षा के जिम्मेदार व्यक्ति होते वो बदल जाते हैं, वो होना नहीं चाहिए। शिक्षा एक प्रयोगशाला सा बन गया हुआ है, हर व्यक्ति आता है और अपनी मानसिकता को थोपने की नई कवायद करता है, जो गलत है। तो शैक्षिक बोर्ड बने, उसमें जो शिक्षा के लोग हों उनका चयन हो, उनको दिया जाए, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए, तभी राष्ट्र की जो शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा है, वो एक आगे बढ़ सकती है। उसमें प्रयोगशाला बनने से इसको बंद करना पड़ेगा इसको। और ये कहना कि बदहाल है, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। हमारे बच्चे काफ़ी मेधावी हैं, समर्थवान हैं, और ये भूमि उर्वर है। बिहार ने पहले बहुत कुछ लोगों को दिया है, लेकिन आज अगर कोई व्यवस्था बनी है, कुछ गलतियां हो रही हैं अगर, तो गलतियां बच्चों की नहीं है, गलतियां हमारी व्यवस्था की है। जी।
तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ काफ़ी मेधावी छात्र हैं, जो कि है हमारे देश में कई ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी मेधावी हैं। आज बिहार की बात कर लें या भारत की बात कर लें, बड़े बड़े शहरों में जा कर के वहाँ के बड़े बड़े पोस्ट पे आज भारत के लोग ही वहाँ पे शामिल हैं। अच्छा, बात करेंगे अभी कोविड की, क्योंकि कोविड में सारे शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। काफ़ी नुकसान बच्चों को सहना पड़ा, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि अक्सर नेट की प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो अब जो शिक्षण संस्थान खुले हैं, तो उन बच्चों को कैसे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, कोई टिप्स? देखो, टिप्स कुछ नहीं है। मैंने तो जो अपने सारे विद्यालयों के जो प्राचार्य हैं, मैंने सबसे आग्रह किया कि आप आदेश की बात कीजिए। तो मैंने यही कहा है, कम से कम अभी हमारे विद्यालय हाल में खुले हैं, सारे बच्चों को 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनको कुछ अधिक हम वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे बच्चों को हमने कहा है कम से कम अगले 1 आध महीने और बच्चों को पढ़ने मत दो। कि आप कल्पना कीजिए, 2 सालों से बच्चे अपने घरों में कैद थे, एक अनजाना सा भय था, डर था, संदेह में लोग जी रहे थे, हर दिन वो गलत देख रहे थे वो। तो मैंने कहा कि बच्चों को, अभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, अभी थोड़ा खेलते हैं, खेलने दो उनको, दौड़ने दो, चहलकदमी करने दो, थोड़ा फ्री उन्मुक्त उनको होने दो। जो बंधन था, जो गांठ बैठी थी उनके मन में 2 सालों से, पहले खुले तो कम से कम। अब बच्चे उस गांठ से निकले नहीं कि आपने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, आपकी सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। 1 आध नंबर कम भी है, जैसे आज सबने कहा कि सर मार्च में या अप्रैल में हमारे बोर्ड के हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हमने कहा क्या हो जाएगा उसमें, 2-4 नंबर कम भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बच्चों की जो गांठ बंधी है वो खोलने की आवश्यकता है। और बच्चों क्या, जो बच्चों का अभिभावक है, जो हमारे शिक्षक हैं, सब तो वहीं से अभी गुजरे हैं, उसी त्रासदी में गुजरे हैं। तो सबको एक गांठ खोलने की आवश्यकता है। जब तक आप खेती भी करते हो, जब तक आपकी खेत तैयार नहीं होती है, आप बीज बोने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपका उसमें। तो पहले बच्चों को खुलने दीजिए, तैयार तो होने दीजिए बच्चों को, अपने दोस्तों से मिलने दीजिए, तो दौड़ने दीजिए, धूपने दीजिए, कुछ खेलने दीजिए उनको। बच्चे हंसना शुरू करें कम से कम जो 2 साल उन्होंने जो जिया है ना नेगेटिविटी के साथ में, खौफ के साथ, खौफ में जिया है, वो भूले कम से कम उसको, फिर बच्चों को लाइए, फिर आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी शिक्षक हो, प्राचार्य हो, मेरा आग्रह उनसे है कि 2-4 नंबर कम के चक्कर में अभी बच्चों को खेलने दीजिए। कम से कम विद्यालय बच्चे आते हैं, खूब खेलने दीजिए उनको, लाइब्रेरी जाएं, संगीत करें, पार्क में खेलें, जो कर सके आप कीजिए, एक्टिविटी कराइए ज़्यादा। लेकिन अभी 10th के एग्जाम होने रहे थे, कहीं ना कहीं बच्चों को टेंशन भी बहुत है कि 10th के बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस तो वो कर नहीं पाए हैं। तो फिर उस बच्चों को कैसे क्या करें वो जो अच्छे मार्क्स से वो पास हो पाए? देखो, परीक्षाएं तो हो चुकी हैं अब। अच्छा, जो परीक्षाएं होने वाली, CBSE का आने वाली, देखो बच्चों से अधिक जो खौफ है ना, वो हम उनको डालते हैं। बच्चों में खौफ नहीं है, बच्चे बड़े सहज होते हैं। जो हमारे 10th के और 12th के जो बच्चे हमारे हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपने अच्छे नंबर्स के लिए। लेकिन हम जो माता पिता लोग हैं, जहाँ हम जो शिक्षक हैं, हम तो हमने अपने आप को चंगेज़ खां बनाया हुआ है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल पढ़ो। उससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि हमारे विद्यालय में जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको एकदम आदेशित किया गया है कि अगर तुमने शाम को 1 घंटा नहीं खेला तो तुमको हम सजा देंगे, तुमको हम पनिशमेंट देंगे तुमको। मैं खुद भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि ये रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। एक क्लास होते थे जिसमें सिर्फ गेम पीरियड होता था, उसमें सिर्फ हमें खेलना होता था। तो ये कह सकते हैं कि सेंट्रल स्कूल की बहुत बड़ी खूबी रही है कि बच्चों को हर क्षेत्र पे आगे बढ़ाया जाता है। निश्चित रूप से। तो बच्चों कुछ नहीं है, बच्चों को अगर देखो, बच्चों को सीख देने के पहले जो हमारे अभिभावक हैं, जो घर में रहते हैं, जिनके साथ बच्चे रहते हैं, उनको सीखने की आवश्यकता है कि बच्चों को वो थोड़ा सहज करें, उन्मुक्त होने दें। 2 साल बीता है, क्या ये कम है कि हम आज एक दूसरे को देख पा रहे हैं? ये कम तो नहीं है ना। इससे बड़ी कृपा भगवान की और क्या हो सकती है? इतनी बड़ी घटना से हम निकले हैं, जो एक समय था हमारा, काल समय था हमारा, हम निकले हैं। तो आज थोड़ा आवश्यक है बच्चों को थोड़ा सहज करने की, और परीक्षाओं के बारे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बढ़ाने के लिए उनको पढ़ने दीजिए। देखो, एक बात समझ लो आप कि बच्चों को आपके बहुत कुछ कहने से बच्चे अधिक पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्हें जितना पढ़ना है बच्चे उतना ही पढ़ेंगे। भले आपको दिखाने के लिए बच्चे 2 घंटा अधिक बैठ जाएंगे, लेकिन उनके समझ में उनको उतना ही आना है जितना उनकी कैपेसिटी है। तो हम गलतियां कहाँ करते हैं कि हम हमेशा किताबों की बात करना चाहते हैं, तुमको 10 चैप्टर याद कर लेना है। हम यहाँ काम नहीं कर पाते कि 10 चैप्टर्स को याद करने के लिए क्या हमारा मन तैयार है कि नहीं। तो ये मन तैयार करने की आवश्यकता है। बच्चों को थोड़ा सा सहज कर दीजिए, सजग कर दीजिए और उनको तैयार कर दीजिए। तो हल्का रखिए, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो तनाव में तो बच्चे से और गलतियाँ हो जाएंगी। उनको आराम से देने दीजिए और परिणाम जो भी है
सहज भाव से हम दोनों को स्वीकार करना होगा, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद ये समय आया है कि आज हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं। तो एक साल तो यूं ही चलेगा इसमें से। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक अब पूरे देश में ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, सरकार ने भी कहा है, और इसीलिए एनसीईआरटी की बहुत स्कार्सिटी भी हो जाती है, कई बार देखा गया ऐसा। तो बच्चे कोई अलग अलग कह सकते हैं पब्लिकेशन के बुक को खरीदते हैं, बहुत महंगे दाम में खरीदते हैं, और काफ़ी मुश्किलें होती हैं क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए मैंने कितने बार एक आर्टिकल भी लिखा था अपने वॉल से कि जो प्राइवेट पब्लिकेशन की जो किताबें हैं उनका औचित्य समाज में इसलिए आया कि कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी संकल्प शक्ति है सरकार की, वो कमी हुई है उसकी। अगर एनसीईआरटी की बात करें या हमारे बिहार में भी, जो हमारे बिहार राज्य टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की, यहाँ भी हमारी एक संस्था है, तो इन सारे संस्थानों में जब किताबों की आपूर्ति में बाधा आएगी, कमी होगी, तो बच्चे तो पढ़ेंगे ना। जिस दिन ये दोनों संस्थाएं, अगर एनसीईआरटी ये इंश्योर कर दे कि सारे देश में किताबों की प्रचुरता होगी, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जरूर कोई किताब पनपेगा ही नहीं, कोई एक पब्लिकेशन हाउस। हाँ देखिए, रेफरेंस के लिए बच्चों को किताबों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, कि बच्चे जो 10th के होते हैं, 12th के होते हैं, हाँ, हमारे भी 2 बेटे हैं, वो पढ़ते हैं एनसीईआरटी से ही है, लेकिन रेफरेंस के लिए 2-4 किताब तो बाहर से आपको लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन मुख्य रूप से अगर एनसीईआरटी किताबें सारे विद्यालयों में चलनी शुरू हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए सरकार को मजबूत होना पड़ेगा, उन्हें अपनी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करके मजबूत करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा, ताकि किताबें बाज़ार में सहज भाव से उपलब्ध हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि कहते हैं कि अगर आपका देश शिक्षित होगा तो फिर हर कोई शिक्षित होगा और आपका देश विकास करेगा। और इसी के लिए हमारे साथ अरुणोदय जी थे, जो कि बड़े बड़े शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं, और साथ साथ एक ऐसे संस्थान को वो चला रहे हैं जहां स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर कोई शिक्षित हो, हर कोई आगे बढ़े और हमारा देश विकसित करे। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।